अब देखो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कैसी होती है, यानी कि वेरिएबल और ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि डी ऑर्बिटल और जो आपका आउटर मोस्ट सेल है जिसको हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, यानी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनके द्वारा शो की जाएगी। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखें तो उसका रीज़न ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन ये बनता है, एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि इनके n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, और इनका जो आउटर मोस्ट सेल है यानी s और इनर ऑर्बिटल जो है जिसको हम d बोलते हैं, यानी 3d और 4s, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी गैप का कम होना। अब इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसमें देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इस सीरीज़ के ये 10 एलिमेंट्स हैं जिसमें स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि +3 होती है, यानी ये आउटर मोस्ट सेल यानी जो कि S है उसके एक इलेक्ट्रॉन को, और इसी तरह से जो आपका यानी कि D का जो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी S के 2 इलेक्ट्रॉन, D का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को एक साथ डोनेट करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से टाइटेनियम में S के 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो +2, ऐसे ही D के एक इलेक्ट्रॉन यदि इजेक्ट होते हैं तो +2 के अलावा +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब इसमें भी देखो वेनेडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D में कितने हो जाते हैं, यानी 3 हो जाते हैं, जिससे S वाले 2 इलेक्ट्रॉन यदि इजेक्ट होते हैं तो +2, D का एक और होता है तो +3, इसी तरह से D के 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरह से क्रोमियम के D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और 2 S वाले निकल जाते हैं, इस कारण से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। मैंगनीज में सबसे ज़्यादा यानी D में 5 इलेक्ट्रॉन और जो होते हैं S में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी S के 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट होता है मैंगनीज, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से मैंगनीज से आगे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिक्रीज होती जाती है, जिसके कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पे जिंक जो है वो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि +2 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट से यदि हम कंक्लूजन निकालें तो इसमें पहला है स्कैंडियम और जिंक जो हैं वो केवल यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, और ये केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 और +2। ओनली कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसका रीज़न है कि उसके S ऑर्बिटल में या 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है कॉपर। इसी तरह से इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो +2 होती है। और नेक्स्ट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो 2 से लेके और 7 तक यानी कि वेरी करती हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो इनिशियली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने के कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होती जाती है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है इस सीरीज का, जो कि +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से नेक्स्ट कैलकुलेशन देखें कि ऑक्सीजन और फ्लोराइड्स जो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज,
जो हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो शो करते हैं। उसका कारण है कि एटॉमिक साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हायर होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। इस कारण से ये जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोराइड्स एलिमेंट जो हैं ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन नेक्स्ट जो कैलकुलेशन देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो यानी कि बोथ टाइप्स ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट दोनों तरह की यानी कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखें तो ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, यदि ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ते हैं तो इन एलिमेंट की कंपाउंड्स में एसिडिक नेचर होती है, और यदि यानी ये डिक्रीज होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है तो ये बेसिक नेचर के यानी कि ऑक्साइड से बनाते हैं। जैसे टाइटेनियम और मैंगनीज ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं क्योंकि ये केवल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह से वेनेडियम ऑक्साइड और मैंगनीज डाईमैंगनीज ट्राईऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं, न एसिडिक और न बेसिक। इसी तरह से जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है यानी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और मैंगनीज जो ऑक्साइड है या फिर मैग्नेट जो है ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इस कारण से ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट यदि ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर होगी ऑक्साइड्स की, और यदि लोअर है तो बेसिक नेचर होगी। नेक्स्ट देखो, ये जो एलिमेंट्स जो हैं ये कार्बोनाइल जो एलिमेंट होते हैं यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड जब बनाते हैं तो इनमें जो एलिमेंट्स जो हैं यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स है NiCO4 यानी टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो इसमें निकल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCO5, इसमें आयरन जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह से जो कोबाल्ट है निकल जीरो में है, आयरन जीरो में है, और यहाँ जो कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, तो इसमें कोबाल्ट भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कहने का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं जब ये कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक ये रखते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं विशेषतः 3D सीरीज जो है ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड N-1d ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव एज ए कैटालिस्ट, और यानी कैटालिस्ट के रूप में ये एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, इनके कंपाउंड भी यूज हो सकते हैं, और इनके एलॉयज जो हैं इनको भी हम यूज में ले सकते हैं। तो इसका कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करने का जो कारण है वो है यानी N-1d ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड N-1d ऑर्बिटल these can formed unstable intermediate compound, यानी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड को फॉर्म करते हैं by reacting with the molecules of reactant। तो ये रीज़न है, यानी इनका रीज़न देखें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करने का, तो ये है पार्शियली फिल्ड N-1d ऑर्बिटल। नेक्स्ट यदि हम देखें तो दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोज एंड गिव प्रोडक्ट, यानी कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहले तो ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड को फॉर्म करते हैं जो कि अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज होके और प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अनसैचुरेटेड वनस्पति घी है RCH डबल बॉन्ड CH COOR +H2, इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं निकिल
को कैटालिस्ट के रूप में यूज में लेते हैं यहाँ। और निकल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ ये सैचुरेटेड वनस्पति घी बना देते हैं, यानी कि डबल बॉन्डेड वाले से सिंगल बॉन्डेड वाला कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इससे ये जो प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इसके साथ रिएक्ट करता है निकल के प्रेजेंस में, इसकी सरफेस के ऊपर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है, बाद में डिकम्पोज होके और ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन बाय हेबर प्रोसेस। इसमें पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर के ऊपर आयरन और मोलिब्डेनम के साथ हीट किया जाता है, अमोनिया गैस बनती है। ये भी कैटालाइटिक नेचर को, इसमें कैटालिस्ट के रूप में आयरन प्लस मोलिब्डेनम को यूज में लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है इथिन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन। इसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हम कैटालिस्ट के रूप में यूज में लेते हैं। इसी तरह से अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं पहले प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनते हैं। यहाँ भी ये रिएक्शन भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। और कैटालिस्ट जो है ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अतः हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो एज ए कैटालिस्ट भी यूज होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कलर, यानी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो यानी कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। कलर का मतलब है इनके कंपाउंड भी कलर्ड हो सकते हैं, इनके आयंस हैं वो भी डिफरेंट कलर शो कर सकते हैं। इनका जो रीजन है वो है दी ट्रांजिशन एलिमेंट और कंपाउंड इन विच n-1d सबसेल इज पार्शियली फिल्ड। इसका रीज़न भी यही है, एक कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो n-1d जो ऑर्बिटल होता है या सबसेल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, अर्थात उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण डी ट्रांजिशन होता है, यानी कि डी से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। और डी ट्रांजिशन का मतलब यानी एक डी ऑर्बिटल होते हैं जो कि T2g, दूसरे होते हैं Eg। अब ये भी डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांजिट होता है और ये पूरा विजिबल रीजन होता है। यहाँ से जब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो लाइट का इमिशन करता है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उसका कम्प्लीमेंट्री कलर ये शो कर देता है, उसके कारण इसमें कलर आते हैं। तो कहने का मतलब ये कलर प्रॉपर्टी शो करता है तो उसका रीज़न है यानी डी ट्रांजिशन। क्या है मेन रीज़न, क्या है डी ट्रांजिशन, डी से और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट होना, इसका मेन रीज़न है। इसी तरह से नेक्स्ट यानी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। यानी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो कारण से हो सकती है, एक तो ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के, और एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन और इलेक्ट्रॉन के स्पिन। ऑर्बिटल मोशन का मतलब ये है कि ये मान लो इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व हो रहा है और इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होता है जिसको हम म्यूएल बोलते हैं। इसके कारण भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। एक दूसरा रीज़न है स्पिन मोशन, यानी जो एक ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, मोशन करता है, उस कारण से इसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन यानी म्यूएस। और टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू जो है म्यू एल प्लस म्यू एस का क्या होता है, सम होता है। और लेकिन ये जो आपका म्यू एल है इसको हम यानी नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से क्या होता है, ये एनवायरनमेंट से इफ़ेक्टिव होता है, जिसके कारण इसमें कुछ फ्लक्चुएशन आते हैं, यानी इसकी जो वैल्यूज़ है वो एग्जैक्ट नहीं आती है। इस कारण से हम इसको नेग्लिजिबल करते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है टोटल
वो केवल स्पिन मोशन के कारण ही इलेक्ट्रॉन के होता है। इस कारण से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं जो कि होता है यानी कि म्यू इक्वल्स टू और n प्लस 2 का अंडर रूट और bm। बोर मैग्नेटोन में इसको मेज़र करते हैं। एक bm की जो वैल्यू है वो 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट, कोई भी जो मैग्नेटिक मोमेंट यदि हमें निकालना है किसी भी यानी आयन का, डी ब्लॉक आयन का या ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो उसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला होता है और ये जनरल जो फार्मूला है वो होता है यानी कि जिसको हम लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू n प्लस 2 का अंडर रूट और bm। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हम इसको मेजर करते हैं। n की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो तीन तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। पहली है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में होते हैं। दूसरी होती है पैरामैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो फेरी मैग्नेटिक होती है। यानी तीन तरह की ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसमें पहले हम लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब है कि दोज सब्सटेंसेस विच रिपेल फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हम इसके दो पोल मानते हैं n और s, इनके बीच में यदि किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, एक दूसरे से रिपेल होते हैं, यानी कि ये जो दूर जाते हैं उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ड्यू टू दिस दे न्यूट्रलाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ, दूसरे कैंसिल आउट, तो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह से जो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो व्हेन दीज सब्सटेंसेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन दे मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन इज 0। क्या हो जाता है, 0। बट ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो इट रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस कारण से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। द डायमैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होते। तो ये तो स्टूडेंट्स हुआ इनके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी ये पेयरिंग में होते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड जो होता है या मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं।